आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता प्रिया सेठी जी। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। मैम, हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार भी मौजूद हैं। महमूद ख्वाजा साहब पीर पंचाल स्पीक से बातचीत करेंगे। हम दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये हमारा जो लाइव चलेगा। मैम, अभी जिस तरह से इलेक्शन का दौर चल रहा है और कल वोटिंग भी होनी है उधमपुर कठुआ सीट पे, तो कैसे देखते हैं, क्या माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जो है लोगों में किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही जब से 10 साल का कार्यकाल देखा है तो कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट एजेंडे को लेकर चला है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट होगा। इस तरह का माहौल जो है बना भी है और बनवा भी रहा है, बन भी चुका है। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि जब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो किस तरीके से जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उधमपुर डोडा से, वह पुनः से जीतकर जो है उधमपुर की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। और आप देखेंगे कि किस तरह से एक डेवलपमेंट को आगे लेके जाते हुए एक एजेंडा है, डेवलपमेंट का एजेंडा है, देश का एजेंडा है। उस एजेंडे पे मुझे लगता है खरे उतरे भी हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से जो विकसित भारत के साथ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी ने, डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी ने देखा है कि हर माइलस्टोन अचीव किया गया है, हर माइलस्टोन को कहीं ना कहीं तरीके से कहीं ना कहीं अचीवमेंट रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में आपको रिजल्ट जो है 4 जून को पता चलेंगे। मैम, अगर इतना आश्वस्त हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की इतनी पकड़ है लोगों के बीच में, फिर भी अमित शाह जी गृह मंत्री हमारे आए और उन्होंने कहा कि इन 2 सीटों के अलावा जो है किसी भी सीट पे जो है भारतीय जनता पार्टी कंटेस्ट नहीं करेगी, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर 5 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस देश के लिए, इस प्रदेश की उन्नति के लिए हमेशा से अपना वोट को इस्तेमाल करेगा और नेशनल इश्यूज के ऊपर जो है हमेशा से रखेगा। कंटेस्ट क्यों नहीं कर रही? कंटेस्ट करना नहीं करना ये कुछ सीनियर लीडरशिप का रहेगा सिस्टम। वो किस तरह से इसको देख रहे हैं, किस तरह से। हमारे लिए प्रायोरिटी हमारा देश है। हमारे लिए प्रायोरिटी है कि यहाँ पे खुशहाली शांति रहे। हमारे लिए ये प्रायोरिटी है कि यहाँ पर जो हमारी जो सरहदें हैं वो सिक्योर रहें, मिलिटेंसी क्रब हो, शांति हो, अमन हो। डेवलपमेंट, अगर शांति अमन नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को सोचते हुए कहीं ना कहीं पार्टी कुछ डिसीजन लेती है जो इस देश के लिए भी अच्छे होते हैं और कुछ इस प्रदेश के लिए भी अच्छे होते हैं। मुझे लगता है जो पार्टी ने डिसीजन लिया है उसके साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हम लोग सब जो है शाना बशाना चल रहे हैं। आपने कहा हर जगह पे आपका वोटर है, सपोर्टर है। अगर कैंडिडेट्स वहां से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो वो किसको वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष में इस नेशनल इश्यूज को जो उठाते हैं और नेशनलिस्ट जो बात करते हैं, जिन्होंने 70 साल यहाँ पर मिलिटेंसी का दौर जो है चलाया भी, और कहीं ना कहीं मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान की बोली बोले। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की बोली बोलते रहे, जो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते रहे, प्रेसिडेंट बनेगा तो उन्हीं के परिवार से बनेगा, अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उन्हीं के परिवार से बनेगा, कहीं ना कहीं ये एक मुंह तोड़ जवाब उन लोगों के लिए भी होगा। और मुझे लगता है लोगों ने आज की डेट के अंदर एनसी और पीडीपी के गुटबाजी को और कहीं ना कहीं इनकी जो मंशाएं हैं उनके विपरीत जो है पक्ष में वोट करना है। प्रेमम, राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट, राजौरी पुंछ में भारतीय जनता पार्टी ने काम भी किया, जहां एक तरफ जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है उनके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट का यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना हो, या फॉरेस्ट राइट एक्ट, और अगर हम बात करें पॉलिटिकल रिजर्वेशन की, और भी बहुत सारी स्कीम्स जो हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लाई। वहीं पहाड़ी कबीले को भी एसटी में शामिल कर दिया गया। फिर भी उस सीट से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट जो है वो खड़ा नहीं किया। क्या मतलब इसके पीछे के क्या कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी सबका विकास और सबका विश्वास पे कार्य करती है। और मुझे लगता है सभी का जब विकास होता है तो गुज्जर बकरवाल हमारे भाई हों या फिर हमारे पहाड़ी भाई हों, या एसटी का स्टेटस है, या पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो, या फिर इन लोगों को कहीं ना कहीं एक नुमाइंदगी करने का आराम से एक मिले। मुझे लगता है कि यही हमारा रहना चाहिए।
जिस तरह का सीटों के बारे में तो मुझे लगता है कुछ इश्यूज जो है हमें सेंट्रल लीडरशिप पे छोड़ देना चाहिए, और कहीं ना कहीं उन इश्यूज को जो है नेशनल इश्यूज के ऊपर जो है हमें, मुझे लगता है कुछ इश्यूज को छोड़ देना चाहिए। इससे जिस तरह से 2014 के बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी और सत्ता में आए थे, तो आप फिर से पीडीपी की मदद तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती उस सीट से लड़ रही हैं और चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी तो महबूबा मुफ्ती जी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर रही हैं वो, तो लोगों का रुझान भी उनकी ओर होगा। हम किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और खासकर जो इस प्रदेश के लिए जो बहुत सही है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय पर इन सब को कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब जो है जनता देगी। मैम, ये जो 2 सीटों पे आपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, यहाँ पे मामला कुछ उस तरह का इस बार नहीं लग रहा है, कांटे की टक्कर लग रही है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से हर व्यक्ति का काम हुआ है, आप देखेंगे कि 5 लाख जो बेनिफिशरीज हैं वो इन 5 सीटों के ऊपर हैं, और लाख से 1.5 लाख से ज्यादा बेनिफिशरीज जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर है। मुझे लगता है कि लोगों को पता है कि इस देश के लिए अगर कोई हमें चाहिए तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी चाहिए। अगर हमें डेवलपमेंट, अगर जिस गति के साथ इन 10 वर्षों में आपने देखा है कि आप कठुआ से शुरू हो जाए और आप पाडर तक चले जाएं, तो हर माइलस्टोन आपको बताता है कि डेवलपमेंट किस लेवल पर हुई है। अगर आपको एक अमन शांति इस देश के अंदर चाहिए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चाहिए। मुझे लगता है लोगों ने अपना मन बनाया हुआ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी पुनः से जो है दोनों सीटों के ऊपर जीतकर अपना जो है कमल का जो फूल है, वो जो 400 की माला बनेगी प्रधानमंत्री जी की, उसमें ये 2 फूल भी जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खिलेंगे। यही लोगों की भी मंशा है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कोई अपने आप को आगे लाने के लिए हर चीज करती है, और मुझे लगता है कि इस तरह, लेकिन कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की जो गति रही, कांग्रेस का जो समय रहा, इनडिसाइसिव एक लीडरशिप है, विजनलेस लीडरशिप है, कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं, कभी भी गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, लेकिन पूरे देश के अंदर गरीबी नहीं हटी। जो कहते थे कि डिजिटाइजेशन होगा, आज देखिए प्रधानमंत्री जी के देश का प्रधानमंत्री जो है आज पूरे देश को जो है उन्होंने डिजिटाइज किया। एक छोटी सी बहन माता भी अपने फोन से जो है डिजिटल पेमेंट्स करती है। या फिर जो ये कहते थे कि करप्शन फ्री करेंगे, वो अपना ही परिवार के अंदर इतने मसरूफ हो गए कि उनको देश की चिंता ही नहीं रही। आज देश की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने डिजिटाइजेशन किया, जिन्होंने महिलाओं का नारी शक्ति को सम्मानित महसूस करवाया, जिन्होंने हर पक्ष को, मुझे लगता है कहीं ना किसान का मामला हो, युवाओं का मामला हो, या फिर इकोनॉमी को बूस्टअप करने का मामला हो, आज हम 11वें पायदान से आकर 5वें पायदान पे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट कर, और सबसे बड़ी जो बात है कि आपकी इंडिजिनस जो है डेवलपमेंट है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, जिस तरह से वंदे भारत है, जिस तरह से इतनी बड़ी बड़ी आपने देखा डिफेंस के कितने इश्यूज हैं, उसके अंदर भी इंडिजिनस जो है लोग जो है इसमें आ रहे हैं, और इस देश का व्यक्ति ही इस विकसित भारत को अपना जो योगदान दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। और सम्मान की बात यह भी है कि कोविड जैसा इतना बड़ा महामारी आई, और उस महामारी को कहीं ना कहीं बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन लगाई। नहीं, अपने देश में तो लगाई, और भी बड़े सारे देशों को उन्होंने मदद किया। तो यानी कि एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रधानमंत्री है जो डिसीजंस लेते हैं, जो डिसाइसिव है, जो इंक्लूजन करते हैं, जो अपने मिट्टी की बात भी करते हैं और अपने देश की बात भी करते हैं, और हमें बड़ा गर्व हो रहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनके उनके साथ शाना बशान इसमें हैं। तो मैम, ये जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, तो इसका असर जो है असेंबली चुनाव में कैसे देखती हैं आप? मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का रहा है इन 10 सालों के अंदर, और खासकर हमने एरिया वाइज देखा है कि पहले कितने हमारे अपने मेडिकल कॉलेजेस होते थे, आज कितने हैं। आईआईटी, एम्स तो आप छोड़ ही दीजिए कि कभी सपना भी लेते होंगे जम्मू कश्मीर वाले की, आज देखिए 2 एम्स हैं। एनआईटी होता था, आज आईआईटी है, आईएमएम है। ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जब आपको स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लिए मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री की सोच के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ में यहाँ का जो प्रदेश है वो कितना अहम भूमिका निभाता है। इट्स नॉट अबाउट वोट बैंक,
इट्स अबाउट गिविंग रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस टू ईच एंड एवरी पर्सन। जो व्यक्ति आखिरी पंक्ति में खड़ा हो, उस व्यक्ति तक इसका गवर्नेंस का सुख पहुंचे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से असेंबली के इलेक्शंस होंगे, वो भी बहुत तादाद में जो है हम अपना चीफ मिनिस्टर भी बनाएंगे। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जम्मू प्रोविंस से जो है भारतीय जनता पार्टी असेंबली इलेक्शंस लड़ेगी और कश्मीर से नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा है पिछली बार जब हमारे डीडीसी के इलेक्शंस हुए हैं, या फिर हमारे 3 सीटें हमारी डीडीसी की कश्मीर घाटी में हमारे कमल जो खिल के आया है, स्ट्रैटेजिकली मूवमेंट है, स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। और कहीं ना कहीं जो है संभावना ये होंगी कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की वैली के अंदर भी सीट्स निकले। आपने पंच सरपंचों की भी देखा है कि किस तरह से वो आते हैं। मुझे लगता है एक लीडरशिप, एक नई लीडरशिप उभर के, एक न्यू मेच्योर लीडरशिप उभर के आने वाले समय के अंदर रहेगी। जी मैम, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर में, क्या लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से उम्मीदें की जा रही हैं कि असेंबली चुनाव भी होंगे, तो क्या आप चाहती हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि सितंबर से पहले पहले जो है असेंबली चुनाव जो है वो करवाए जाएं, तो हो जाने चाहिए या हो जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स करने के लिए और लोगों को करने के लिए सब कुछ काफी साल जो है वो निकल चुके हैं। और असेंबली के इलेक्शन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी भी अपनी उस दिन उधमपुर में अपना वक्तव्य रख के गए, और कल अमित शाह जी ने जो है कि कहा है कि असेंबली के चुनाव बहुत नज़दीक है। मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर एक पॉलिटिकल जो सेटअप जो है वो बैठेगा, और लोगों के जो काम रुके हुए काम हैं, जो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पे नहीं लिए जाते, वो भी आने वाले समय के अंदर असेंबली के चुनाव होंगे तो हर भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगा। जी मैम, आपने कहा कि बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स जो है वो हुए, खासकर अगर हम आईआईटी और आईआईएम की बात करें, जो नगरोटा में हज़ारों कनाल ज़मीन जो है वहाँ पे इस्तेमाल की गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे ना ही मुलाजिम जम्मू कश्मीर का है, ना ही वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे जम्मू कश्मीर के हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो आईआईटी भी है या आप एम्स की बात करें, काफी लोग जो हैं जो मेरिट पे उनके रहता है सिस्टम। आईआईटी तो वैसे भी आपको नेशनल लेवल के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसके द्वारा आते हैं। लेकिन ब्रिज का बात जब करते हो तो हमारे कितने बच्चों ने वहाँ पे इंटर्नशिप की है, हमारे बच्चों ने कितने ऐसे सॉफ्ट कोर्सेज किए हैं जिसके अंदर उनकी प्रतिभा उभर के आई है। हमने देखा है कि वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हैं। तो कहीं ना कहीं कभी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन आता है तो हमारे जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं आगे पीछे वाले, वो टाई अप करके उनके साथ अपने बच्चे भेजकर एक ऐसे माहौल के अंदर उनको देते हैं, ऐसा माहौल जहाँ पे आईआईटी का एक स्टैंडर्ड है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सारे ही बाहर से, बहुत सारे ऐसे ब्रिज कोर्सेज, ब्रिज चीजें जो है वो हमारे बच्चों के लिए, लोकल बच्चों के लिए मिली है। जब वो वहां जाते हैं, वहाँ उन लैब्स में काम करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी आने वाले समय के अंदर इस तरह की एक कॉम्पिटिटिव मतलब वो चीज रहती है। हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है। आपने देखा है पिछले दिनों यूपीएससी की एक बेटी बहुत रिमोटेस्ट एरिया से आकर जो है उसने टॉप किया है, 7th पोजीशन पे आई है यूपीएससी में। तो ऐसे अनगिनत बच्चे हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हम कभी कभी अपने बच्चों को बड़ा अंडर एस्टिमेट समझते, तो कई बच्चे जो है वो सिलेक्ट होकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, मुझे लगता है कि देश को आगे लाने के लिए, देश के अंदर उस रफ्तार के साथ चलने के लिए उनको अपनी पेस बनानी पड़ेगी। आईआईटी, आईआईएम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके कंपटीशन जो है उसके ऊपर होते हैं, अपने नेशनल लेवल पे होते हैं, और हमारे बच्चे बहुत सक्षम हैं उन सभी चीज़ों को करने के लिए। और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज जो बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आएंगी, आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी। और आने वाले, क्योंकि ये भी खिलता और नया जम्मू कश्मीर है, और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर बहुत एक आप अलग सा, जो बच्चे मुझे लगता है घर छोड़ के चले जाते हैं, कई बार तो ऐसा लगता था कि ओल्ड एज हो गया है कि बच्चे बहुत बाहर जाते हैं, फॉरेन जाके सेटल हो जाते हैं, या बेंगलोर जैसे जगहों पे, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे कुछ उनके लिए रहा नहीं है। आज दौर दूसरा है। आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो अच्छे बड़े, जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़े हैं, मुझे लगता है वापस आकर जो है अपनी स्टेट को कहीं ना कहीं देने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय के अंदर एक उभरता हुआ जम्मू कश्मीर और एक डेवलप्ड जम्मू कश्मीर आपको नजर आएगा। जी मैम, स्टेट से याद आया, जम्मू कश्मीर स्टेट में कब तब्दील होगा? वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस दिन अपने उसमें भाषण में बोल के गए हैं। उसके बाद आपने देखा है फ्लोर ऑफ द हाउस अमित शाह जी ने कितनी बार कहा है कि हम स्टेट देंगे। 4-5 साल हो गए ये चीजें सुनते। देखिए,
आपको यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपकी जो बाउंड्रीज हैं सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर की बाउंड्रीज हैं जो पाकिस्तान के साथ लगी हैं, और पाकिस्तान इज नॉट अ फ्रेंड टू यू। हमेशा से अपनी आतंकवादी घटनाओं के साथ हमारे अंदर इंट्रूड करता था, हमारे बच्चों को बरगलाता था, हमारे बच्चों को ले जाता था और वहां पे जाके मिलिटेंट बनाता था। वो चीजें कहीं ना कहीं नेशनल इश्यूज जब आते हैं, जब अपने बच्चों के बारे में बात आती है, तो कोई ऐसे डिसीजन लिए जाने चाहिए, मैं तो कहती हूँ लिए भी जाने चाहिए, जहां पर डायरेक्ट आपकी जो होल्ड हो वो नेशनल उसका हो। और हमने देखा कि इन 10 सालों के अंदर आपने जब 370 को हटाया, यहाँ से एब्रोगेट किया, जब आपने यहाँ को यूनियन टेरिटरी बनाया, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें करब करने के लिए आसानी रही। आपके नेशनल इश्यूज हैं, आपकी मिलिटेंसी को करब किया, आपने उनके कमांडर्स को नस्तो नाबूद कर दिया और मिलिटेंसी को कहीं ना कहीं सीमित कर दिया आपने श्रीनगर तक ही, क्योंकि वो छुटपुट घटनाएं जो ऐसे लोगों की बिल्कुल एक टारगेट किलिंग होती है, वो सिर्फ अपना फेस सेव करने के लिए मिलिटेंट्स जो है वो करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे लोग जो इनोसेंट लोग हैं वो मतलब मारे जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं करने के लिए मुझे लगता है कि इस देश को सबसे पहले हमें अपना देश चाहिए और फिर उसके बाद जो है हम अपने बारे में सोचें। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से, जैसे ही आपकी आईबी जो आपकी फोर्सेस हैं ना, ये जो आर्मी फोर्सेस हैं, या फीडबैक देंगी। और अमित शाह जी ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में कहा है कि वेन एवर दीज एजेंसीज गिव अ नॉट टू अस, द स्टेटहुड इज देयर फॉर एवरीवन। तो इट्स नॉट कि स्टेटहुड, आप बताएं कि 70 साल तो स्टेटहुड था, क्या मिलिटेंसी खत्म हुई? क्या यहाँ पे मतलब रोजगार में बढ़ापे हुई? आज देखिए हर बच्चा यूपीएससी क्लियर कर रहा है, आज हर बच्चा एक सुख की सांस ले रहा है। यहाँ पे तो मैं खुद एक मिनिस्टर थी, जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर थी, 3 महीने 4 महीने स्कूल खुले होते थे, श्रीनगर वैली की बात कर रही हूँ, और 8-8 महीने 9-9 महीने स्कूल बंद होते थे। बच्चे स्कूल का कोर्स आधा करते थे, आधे में उसको बोल दिया जाता भाई इतना ही कोर्स आएगा, अब इतना ही पढ़ो और इतने में ही आप अपने आप। तो किसका नुकसान था? स्टेट का भी नुकसान था, उस बच्चे का भी नुकसान था और पेरेंट्स का भी नुकसान था। पढ़े लिखे रसूख वाले जो पेरेंट्स थे वो कृष्णनगर में बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, वो बाहर पढ़ाते थे, और उनके बच्चे जो हाँ बाहर भेज नहीं पाते थे, वो उनके बच्चे नुकसान करते थे। तो कहीं ना कहीं स्टेटहुड देकर कौन सा हम लोगों को वो कर दिया था। लेकिन आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, अमित शाह जी ने कहा है, कंड्यूसिव माहौल होगा, हमारी नेशनलिस्ट फोर्सेस जो है ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी और कहीं ना कहीं जो है मिलिटेंसी को खत्म कर दिया जाएगा। आपने कल अगर अमित शाह जी को सुना होगा तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर पे भी वैसा ही, आप जाके बॉर्डर के लोगों से बात करो। अब वो कहते हैं बंकर्स की जरूरत ही नहीं है, जो एक समय पर जरूरत महसूस कर रहे थे कि भाई शेलिंग होती है बाहर से, वो होता है, माहौल बनता है। आज आप बॉर्डर के लोगों के साथ इंटरव्यू करके देखो, वो कहते हैं कि इनकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वहां पे वैसा शेलिंग खत्म हो गई है। तो क्या चाहिए एट एंड ऑफ द डे? आपको यू नीड पीस ऑफ माइंड, यू नीड डेवलपमेंट, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आज की डेट में वो प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने इस प्रदेश को दिया है। तो आने वाले समय के अंदर बी होपफुल कि जल्दी ही पीस और ज्यादा हो और मिलिटेंसी को करप्ट किया जाए एंड वी हैव अ स्टेटहुड हियर। मैम, जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को? सी, भारतीय जनता पार्टी इज फॉर ऑल, आपके लिए है। जो ये वोट है, बेसिकली ये वोट है इस देश के लिए, इस देश को तरक्की के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए। हमने 70 साल अपनी जनरेशंस को उस जगह पे देखा जहां हम देखना नहीं चाहते थे। आज की डेट के अंदर जनरेशंस जो हैं आगे बढ़ना चाहती हैं। हमारी नेशनल इश्यूज हैं, हमारे डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, हमारे वो इश्यूज हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि प्रधान अगर हमारा अच्छा होगा, अगर प्रधानमंत्री हमारा अच्छा होगा, तो मुझे लगता है आने वाला समय जो है हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा, नारी शक्ति के लिए अच्छा होगा और कहीं ना कहीं अपने इस प्रदेश के लिए अच्छा होगा। तो वोट फॉर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सेल्फ लास्ट है, सेकंड पार्टी है, और फर्स्ट हमेशा प्राइम जो है, वो सुप्रीम जो है वो नेशन है। तो हम वी डोंट बिलीव ऑन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वी डोंट बिलीव ऑन आर नेशनल इश्यूज आर द प्राइम इश्यूज, एंड आई थिंक वही आने वाले समय के अंदर जो है, देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे। तो देश के लिए प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जरूरत है और हर एक व्यक्ति को है, हर एक समाज के हर एक व्यक्ति के साथ उन्होंने काम किया है और इन वोट बैंक के हटाकर उन्होंने लोगों के लिए हितों में काम किया है। मुझे लगता है हर व्यक्ति को आज देश के लिए भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व को उनके साथ शाना बशाना होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहिए। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ प्रिया सेठी जी, पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी से नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडाइन, कैमरामैन शानवाज के साथ।